कंसोल वगैरह सब देख लिया, उसके अंदर कैसे साइट मैप सबमिट होगा वो पार्ट हो गया। और पेज को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है वो भी हमने डिस्कस की उसके अंदर, जिससे हमारा स्कोर भी इम्प्रूव हो गया। ठीक है, आज हम लोग एक गूगल एड्स का छोटा सा प्रेजेंटेशन देखेंगे और एक ऐड हम लोग बना के देखेंगे उसके अंदर कि किस तरह से एड्स वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बिफोर दैट गूगल एड्स पर आते हैं। स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हमारा रिकॉर्डिंग ऑन हो। यस, तो ये है अपना गूगल एड्स द बेसिक्स एंड मोर। तो गूगल एडवर्ड्स के नाम से पहले जाना जाता था, जिसका अब नेम चेंज हो चुका है इन 2018 और अब इसको हम लोग गूगल एड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो द एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म केम इन अक्टूबर 2000 एज गूगल एडवर्ड्स। यानी कि देखा जाए तो 24 साल कुछ महीने हो चुके हैं इसको, और इतना लंबा टाइम इसने निकाला गूगल एड्स ने मार्केट के अंदर। और ये सोचिए कि अब से 24 साल पहले गूगल की फॉरकास्टिंग कितनी अमेजिंग थी। जहाँ इंडिया में लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे चलाना, तब उन्होंने गूगल एडवर्ड्स जैसे प्लेटफॉर्म बना दिया था। कि उन्हें पता था आने वाला भविष्य जो होगा वो डिजिटल मार्केटिंग का ही होगा, यानी कि इंटरनेट मार्केटिंग, जिसको हम लोग आज के दिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। सो बट आफ्टर सम रीब्रांडिंग इन 2018 इट वाज रीनेम्ड विद गूगल एड्स। सो यहाँ पर हम एस की बात भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, एस कैन नॉट बी रश, मतलब आप जल्दबाजी में नहीं कर सकते हो, बट गूगल एड्स एज योर वे टू गो फॉर मोर इमीडिएट रिजल्ट्स। हम जब किसी साइट का एस करने जाते हैं तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इंडेक्सिंग का प्रोसेस 15 डेज मिनिमम और अप टू 1 मंथ के अंदर हो जाता है, लेकिन उसके बाद रैंक होने में आप मान के चलिए कि 6 महीने भी लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी। बट जब हम लोग कोई ब्रांड बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अपने टारगेट यूज़र तक जितना जल्दी हो सके पहुँचे, है ना। तो उस केस में गूगल एड्स सामने आता है फिर। सो प्रोसेस क्या है गूगल एड्स का कि आप, तो प्रोसेस क्या है कि एक यूज़र जिसको एडवर्टाइज करना है वो कहाँ जाता है, गूगल एड्स पर। गूगल एड्स उस पर्सन का एड जो होता है अपनी गूगल की प्रॉपर्टीज और प्लेटफॉर्म पर चलाता है, या फिर गूगल के जो पार्टनर प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर चलाता है। तो गूगल की प्रॉपर्टीज क्या है, तो जैसे कि यूट्यूब हो गया, तो ये अपनी गूगल की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, प्लेटफॉर्म की बात करें तो एंड्रॉयड उसका प्लेटफॉर्म हो गया। तो जितने भी दुनिया में एंड्रॉयड चला रहे हैं सबके फ़ोन में भर भर के ऐड आते हैं हर एक ऐप के ऊपर। इसके बाद गूगल पार्टनर प्लेटफॉर्म, मतलब कि भाई रंजीत एक बंदा है और उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत अच्छा है और वो आज तक जैसी वेबसाइट ऑन करता है। ठीक है, तो रंजीत के पास आज तक जैसी वेबसाइट जहाँ पर ज़बरदस्त ट्रैफिक है, तो रंजीत गूगल के पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे अपना पार्टनर बनाओ और मुझे भी ऐड दो। तो गूगल चेक करते हैं भाई अच्छा फुटफॉल है, चलो ठीक है इसको भी ऐड दे देते हैं। तो क्या होता है कि जब हम गूगल में पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट एलिजिबल होनी चाहिए, तो यहाँ पर जैसे आप आज तक की वेबसाइट चलाते हो तो आपको एड्स दिखाई देते हैं इसके अंदर। फिलहाल हो सकता है मेरा ऐड यहाँ पर पॉज हो, मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ और रिलोड कर लेता हूँ पेज को। तो क्या दिखता है, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो क्या लिखा रहे लोग, गूगल का ही ऐड आ रहा है है ना, लिखा है ना गूगल एड्स, क्योंकि उसने सुना कि मैं गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ, तो कहता क्यों ना बंदे को ऐड ही दिखा दिया जाए। ऐसे काम करती हैं चीज़ें। ये देखो यहाँ पर एड्स बाय गूगल, है ना, आ रहे ना ऐड। तो इसको हम बोलते हैं एडसेंस। तो ये होता है उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म, अर्न मनी फ्रॉम योर वेबसाइट विद मोनेटाइजेशन। यानी कि बीइंग अ साइट ओनर मैं गूगल एडसेंस में लॉगिन करूंगा, वहाँ पर जाकर अपनी सारी डिटेल्स पुट करूंगा, गूगल आपकी वेबसाइट को चेक करेगा, अगर पास हो जाती तो आपको ऐड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो
ये एक प्लेटफॉर्म अलग होता है बिल्कुल। तो ये सब एड साइंस में अप्रूव हो रखे हैं, तभी इनके पास एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहे हैं हमें। चलिए, तो अब समझ में आ गया सारा सिस्टम। हमने क्या समझा कि एक विजिटर जिसको ऐड चलाना है वो गूगल पर एड्स पर आएगा, गूगल अपनी प्रॉपर्टीज अपने प्लेटफॉर्म पर उसका ऐड दिखाएगा, और उसके अलावा वो अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म को भी ऐड देगा कि भी अपने पर भी दिखाओ, ताकि ज़्यादा अच्छा माइलेज निकल के आए। नेक्स्ट, सम फैक्ट्स जो हमें चेक कर लेने हैं रिलेटेड टू गूगल एड्स। 64.6% ऑफ पीपल क्लिक ऑन गूगल एड्स व्हेन दे आर लुकिंग टू बाय एन आइटम ऑनलाइन। ये स्टेटमेंट किसने कहा? वर्ड स्ट्रीम, एक प्लेटफॉर्म है, उनका कहना है। 89% of the traffic generated by search ad is not replaced by organic click when ads are paused। ठीक है, ये स्टेटमेंट गूगल का है। गूगल कहता है कि जो लोग ऐड चला रहे हैं, उनके ऐड चलाने से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो अगर 100 लोगों ने वो ऐड देखा और वो आपके प्रोडक्ट पर आए, लेकिन जैसे ही आप ऐड बंद करोगे तो उसमें से 89 लोग आपको भूल जाएंगे, वो कन्वर्ट ही नहीं होंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि जब तक ऐड चलेगा तब तक काम चलेगा, ऐड बंद काम बंद। ठीक है, businesses generally make an average of $2 in revenue for every single dollar they spend on Google Ads। गूगल कहता है कि भाई आप मेरे ऊपर अगर ₹1 खर्च करते हो तो मैं आपको ₹2 का धंधा देता हूँ वहां से। कैपेबिलिटी तुम्हारी कि क्या तुम उसको कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, रंजीत ने अपना ऐड चलाया कि भाई मेरे को लीड चाहिए, तो जब आपका ऐड चलेगा तो लीड डेफिनेटली आएगी। अब वो कन्वर्ट तुमसे हो रही है नहीं हो रही, वो तुम्हारी कॉल है। मेरा काम है उस ऐड के अगेंस्ट में कुछ ला के देना। समझ गए? अब तुम कल को ये बोलो जी स्कैम लीड आ रही है, स्क्रैप लीड आ रही है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरा काम था लीड ला के देना। ठीक है, अब लीड स्क्रैप आ रही है तो यानी कि तुम्हारा ऐड सही से नहीं बना, प्रॉब्लम है तुम्हारे ऐड के अंदर, क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजिंग ऐड बना लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन गूगल का ये नहीं कह सकते वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो ढूंढ ढूंढ के लेकर आएगा आपके लिए चीज़ें। लेकिन एक बढ़िया कैंपेन बनने में कितना टाइम लगता है? ऐड तो आज आप बनाओगे, कल आज चालू करो, कल से काम स्टार्ट। लेकिन गूगल ये कहता है कि भाई अगर आप गूगल ऐड चलाने का प्लान करते हो तो ये सोच के मत चलाओ चलो 10-15 दिन के लिए चला लेता हूँ, नहीं, कम से कम 3 महीना और अप टू 6 मंथ। और सबसे बढ़िया है कि अगर लाइफ टाइम चलाओ। अब इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि गूगल ये कहता है भी मेरा जो प्रोग्राम है उसको भी तुम्हारे लिए पोटेंशियल बायर सेलर खरीद के ढूंढ कर लाने में टाइम लगता है। प्रोग्रामिंग जो होती है वो ट्रेंड होती है धीरे धीरे। सो इसीलिए हम अपने अरीना एनिमेशन के अंदर अपना ऐड 24/7 लाइव रखते हैं, ताकि हमारी जो रैंक गूगल में है उसको कोई दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर रिप्लेस ना कर पाए। ठीक है, बस क्या है कि सीजन जैसे ऑफ चल रहा है तो बजट घटा दो, और जब सीजन आए तो बजट बढ़ा दो। अब बहुत सारे होते हैं बरसाती मेंढक, मतलब कि वो तभी चलाएंगे जब सीजन आएगा। तो जब सीजन में तुमने ऐड चलाया तो एल्गोरिदम को ट्रेन होने में जो टाइम लगना था वो तो तुम्हारा सीजन में निकल गया, तो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं। तो या तो भाई आप ऐसा करो कि भाई सीजन तुम्हारा आता है क्या कहते हैं मार्च अप्रैल मई में, तो आप नवंबर दिसंबर से ऐड अपना चालू करो। ठीक है, तो तब तक पीक जब आएगा सीजन का तब तक आपका एल्गोरिदम ट्रेंड हो चुका होगा। समझ गए? ये नहीं कि बिल्कुल जी मार्च से बच्चे आना स्टार्ट होते चलो मार्च में ऐड लाइव कर देते हैं, वो सीख रहे हैं जब तक तुम्हारा बेहतर है आउटपुट कुछ आ ही नहीं रहा है गूगल ऐड से, क्योंकि तुम तुरंत बना के तुरंत खाने की कोशिश कर रहे हो। फिर जब खाना तुरंत गर्मा गर्म बनता है तो उसको भी ठंडा होने में टाइम लगता है कि नहीं? तो सेम यहाँ पर है, वो उल्टा सीधा लीड उठा के लाएगा, वो कहेगा जी मैं तो ऐसे भर दिया, ये है वो है, सारी दिक्कतें आएंगी। तो रिफाइंड लीड्स अगर आपको चाहिए तो आप अपना ऐड ऑन टाइम मत चलाइए, बिफोर दैट चलाइए जब आपको रिक्वायरमेंट हो। यानी कि यहाँ पर भी गूगल ऐड ये कहता है कि पहले से प्रिपरेशन करके चलो। ठीक है, ये नहीं कि ऑन द स्पॉट। तो बढ़िया जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, जैसे हम लोग अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं, तो हम यही कहते हैं ऐड कभी बंद ही मत करो। क्योंकि अगर तुम्हें देखो सीधी सी बात है, जब आप ऐड चलाते हो इट मीन्स कि मार्केट में कंपटीशन है तभी आप ऐड चला रहे हो। अगर आप अकेले हो तो तुम्हें ऐड चलाने की क्या जरूरत? क्या डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना ऐड चलाती भाई आओ मेरे यहाँ एडमिशन लो? उसे पता अपनी ची भगवान है, जिसको ग्रेजुएशन करना है वो यही आएगा।
ठीक है, तो या तो ऐसे बन जाओ, तो या तो ऐसे बन जाओ कि भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं किसी की। ठीक है, अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनी वो सब एफिलेटेड हुई हैं ड्यू से, चाहे वो विवेकानंद महिला कॉलेज हो चाहे कोई भी कॉलेज हो। जो भी मार्कशीट यहाँ पर डिग्री की दे रहे हैं दिल्ली में, वो कहाँ से देते हैं, वहीं से तो है। तो सीधी सी बात है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पॉइंट समझ गए ना। तो ऐड कब और कहाँ और क्यों चलाया जाता है कि जब मुझे पता है कि मार्केट में मुझे कोई नहीं जानता, पहली चीज। दूसरा, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज, उस कंपटीशन के अंदर हम किस पॉइंट पर प्ले कर रहे हैं, आपकी यूएसपी कुछ ना कुछ होंगी जरूर। अब जैसे आईफोन जब 16 लॉन्च हुआ, तो आपने देखा हर किसी ने उसको एनकैश करने की कोशिश की। जेप्टो, ब्लिंकिट, क्रोमा, एप्पल का अपना खुद का स्टोर, उसके ऑथराइज डीलर सेलर जो है। ठीक है भाई, जो सबसे पहले बेचेगा भैया, लोगों के अंदर एक होता है ना कि सबसे पहले आएगा तो मैं फ्लॉन्ट करूंगा भैया, लो भाई मैं आईफोन 16 ले आया। वो वाली चीज। तो सबने भाई साहब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करा लिया, है ना। तो ये होती है। अब तुम सोचोगे भाई ठीक है, सब बेच लें उसके बाद हम सोचेंगे। तो बेच क्या निकल गया, जिसको खरीदना था भाई, जो खरीदने वाला बंदा होगा वो आते ही खरीदने की कोशिश करेगा। बाद में तो फिर वो रहेगा ना जो चलो ठीक है बजट नहीं बना, चलो अब बना 4-5 महीना, तो वो ऐसे कितने लोग होंगे, 5% भी नहीं। वो 5% इंडिया में है, वो क्या ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी लोकेलिटी में 5% बैठे हैं कि नहीं भाई जब रंजीत लाएगा अपने स्टोर पे तब मैं उससे लेने जाऊंगा। तब तक तो पुराना हो गया ना आईफोन, वो कहेगा अपने 17 खरीदेंगे भाई जब है। तो नीड और स्पीड का गेम है, समझे। जैसे न्यूज़ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ जब आती है तो उसकी लाइफ सिर्फ 5 मिनट की है। अगर एएनआई के पास न्यूज़ है, उससे पहले भाई साहब पता चल गया एनडीटीवी को, उसने वो भाई साहब न्यूज़ चला दी। अब तुम लिखते रहो, क्या फ़ायदा उस न्यूज़ का, मज़ा तो कोई और लेगा ना उसका। सीधे सीधे। तो देखते हो जैसी कुछ भी न्यूज़ चल रही होती है आपकी, तो अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे भाई साहब वो तुरंत उस पर स्विच कर जाते हैं बीच में छोड़ के उसको। क्यों? क्योंकि भैया उसको कैश करना ज़रूरी है, उसकी टीआरपी बटोरना ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ गए ना सारा गेम। तो चलिए, तो यहाँ पर गूगल का जो मॉडल है वो ऑपरेट होता है दो चीज़ों के ऊपर। वन इज पीपीसी विच इज कॉल्ड पे पर क्लिक, यानी कि जितनी बार ऐड दिखेगा और जितने क्लिक होंगे, हर क्लिक पर एडवर्टाइजर के अकाउंट से पैसा कटेगा। ठीक है कि भाई रंजीत ने मान लो एक ऐड चलाया, जिसने मैंने देखा, मैंने क्लिक किया, पैसे कट गए रंजीत के यहाँ से। और रंजीत ने एक बिड लगाई होगी उसकी कि मैं एक क्लिक के इतने पैसे दूंगा गूगल को, तो उतने पैसे आपके कट जाएंगे। मैं पैसे बोल रहा हूँ लेकिन रुपए कटते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पीपीएम, पेपर मिले, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे 1000 इंप्रेशन होंगे तब आपका एक अमाउंट गूगल को पे करना होता है। तो पीपीसी और पीपीएम कौन सा बेस्ट होता है? देखो, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो, और जब नए होते तो आप प्रोडक्ट तो सीधे नहीं बेच सकते। तो पहली चीज़ ये कि मुझे एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना होता है, तो आपको दिखना ज़रूरी है, तो उसके लिए चलाओ पीपीएम। जब आपको पता चलेगा कि भाई अब मेरी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, तब चलाओ पीपीसी। ठीक है। बात करते हैं वाई और गूगल एड्स नॉट परफॉर्मिंग। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर है जिसके से वर्क नहीं करता है। पहला क्या है, ब्रॉड कीवर्ड टर्म, मतलब कीवर्ड जो वो इतना ब्रॉड है जिसके अंदर कई सारे मतलब निकल रहे हैं। जैसे आज की डेट में जो जनरेशन है, ठीक है, तो हर बात के दो मतलब निकाल लेती है कि अच्छा ये कह रहा है ना। तो जो जिसको जिस वे में लेना होता है वो उस वे में उसको लेके समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही गूगल का जो सिस्टम है वो समझता है चीज़ों को। अब मान लो कि रंजीत ने एक जूता बेचना है, उसने एक ऐड चलाया, ठीक है। अब शूज़ का जो रंजीत ने ऐड चलाया उसमें ये नहीं बताया कि भाई कौन से जूते बेचता है रंजीत, वो क्या स्पोर्ट शूज़ है, क्या वो फॉर्मल है, कैजुअल है, क्या है, या वो स्नीकर है ना। अब कोई भी जाके सर्च कर रहा है बाय शूज ऑनलाइन, अब शू को जब सर्च करें तो रंजीत का ऐड आ रहा है। अब रंजीत बेचता है बेचारा फॉर्मल, बंदा ढूंढ रहा है कैजुअल, अब छोड़ो, तो रंजीत के पैसे भी कट गए। तो क्या हुआ, रंजीत की सेल नहीं हुई। तो इस ब्रॉड कीवर्ड टर्म का मतलब समझ में आया। या जैसे एक बच्चा है जो एनिमेशन का कोर्स करना चाहता है, आपने एनिमेशन के कीवर्ड के ऊपर चला दिया कि मेरा ऐड दिखना चाहिए। अब बच्चा चाह रहा है 3D एनिमेशन करना है और तुम्हारा कंटेंट है 2D एनिमेशन का,
फिर से रंजीत के क्या हुआ कि ऐड को देखा, क्लिक करा, अंदर कुछ और निकला, बंद कर दिया, मेरा फिर नुकसान हो गया। इसको हम बोलते हैं ब्रॉड कीवर्ड, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, समझ गए। फिर क्या था, इररिलेवेंट एड्स एंड सर्चर इंटेंट। मैं मेरी जो इंटेंशन है वो कुछ और है, लेकिन जो मैंने ऐड पर क्लिक किया वो कुछ और आया। इसको ऐसा समझो कि भाई मैं एक 2D एनिमेशन कोर्स करना चाहता हूँ और आपने एनिमेशन कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड चलाया हुआ है, तो जब मैंने सर्च कर रहा था मुझे चाहिए था 2D या 3D से रिलेटेड, लेकिन अंदर जो है वो उसका अपोजिट निकल रहा है, तो गड़बड़ हो गया ना। तो यानी कि वो मिसमैच हो रही है चीजें। तीसरा रीजन क्या है, लो क्वालिटी स्कोर। कीवर्ड भी सही है, कंटेंट भी सही है, बट उसके अंदर जो चीजें बड़ी मैसअप हो रखी है, कुछ क्लियरिटी नहीं, कहाँ क्लिक करना है, क्या करना है, इससे आगे कैसे बढ़ना है, ढूंढ ही नहीं पा रहे हम लोग उसके अंदर। ठीक है, सो इसको बोलते हैं लो क्वालिटी स्कोर। यानी कि लो क्वालिटी स्कोर कब मिलता है, जब नैप बार क्लियर नहीं है, कॉल टू एक्शंस जो हमारे होते हैं, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, शॉप नाउ, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, ये जो CTAs होते हैं, या जो सेक्शन है वो सही ऑर्डर में नहीं लगाया हुआ है हमने, कि भाई मान लो कि एक विजिटर मेरी वेबसाइट पर आता है कि भाई एनिमेशन की, अरीना एनिमेशन की साइट है, आते ही सबसे पहले उसके सामने एक फॉर्म खुल गया। अरे भाई पहले कुछ पढ़ाओ तो सही, दिखाओ तो सही, क्या सामान बेचना चाह रहे हो, ये थोड़ी सीधे मुझसे डिटेल ले लो मेरी और मैं तुम्हें दे दूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसको भी लो क्वालिटी स्कोर में कंसिडर किया जाता है। या फिर ऐसा समझो कि भाई मैंने अगर आपका ऐड देखा, ऐड पे क्लिक करके मैं आपके पेज पर गया, वहाँ पर कंटेंट सही ऑर्डर में लगा हुआ नहीं है। भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले जब मैं आपके पास पहुँचूंगा तो मुझे आपके ब्रांड के बारे में जानना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जो सर्विसेज हैं उसको देखना चाहूँगा। फिर जो लोगों ने खरीद रखी है आपकी सर्विसेज वगैरह, उनका सेटिस्फेक्शन जानना चाहूँगा, विच इज़ कॉल्ड टेस्टिमोनियल्स। फिर मैं जानना चाहूँगा कि इस कोर्स को करने का क्या क्राइटेरिया है, कि भाई किस बेसिस पर आप ये बाइफिकेट कर रहे हैं कि भाई कौन कैंडिडेट्स को ले सकता है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, 10, 12 या ग्रेजुएट, या फिर उसकी फीस वगैरह क्या है। तो आपको अलग अलग सेक्शन के साथ में अप्लाई नाउ का एक बटन भी लगाना है। मुझे नहीं पता मेरा एंड यूजर किस लेवल पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो जब वो जिस जगह पर सेटिस्फाई हो तो वहां पर एक एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा पेज पढ़ा के नीचे लाके लिखा कि चलो भाई अब अप्लाई करो, हो सकता है वहां तक पहुंचा ही ना, समझ गए ना। और इसीलिए क्या होता है कि पेज को बड़ा प्लान करके बनाया जाता है। जैसे इसका एक लाइव एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से हम किसी भी एक कोर्स में एंटर करेंगे, जैसे कि लेट्स से VFX। अब ये VFX के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, हम कहते हैं 3D RT विजुअल इफेक्ट्स। अब यहाँ पर हमने कोर्स के बारे में थोड़ा सा समझा दिया। इसके बाद कोर्स की हाईलाइट क्या है, जॉब ओरिएंटेड है, लेटेस्ट टूल है, सर्टिफाइड फैकल्टी है, ग्लोबल करिकुलम है। तो यहाँ पर क्या है, एक एक्शन, यानी यूजर डिसीजन ले सकता है अगर इतने से इंप्रेस हो जाता है तो। नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं भाई क्या क्या टर्म्स है, 4 टर्म का कोर्स है, ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या क्या टूल्स है, क्या सर्टिफिकेशन है। अब क्या आ गया, एक्शन, फॉर्म भरो, मैं भी नहीं हुआ कन्विंस, आगे चलते हैं, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हो सकता है शायद अब इंटरेस्ट बन जाए, नहीं बना कोई बात नहीं। फिर आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, फीस कितनी है, शायद अब इंटरेस्ट बन जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये होता है एक गुड यूजर एक्सपीरियंस की आपको नहीं पता यूजर किस पॉइंट पर क्या चीज से सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो अपने बटन लगा दो, तो मुझे ट्रैक तो हो जाएगा ना बंदा कहाँ जाके कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरह से फिर नीचे जाओगे, भाई अब भी मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं काम देखना चाहता हूँ बच्चों का, ठीक है। उसके बाद मैंने बच्चों के टेस्ट में, अब तो हो ही जाएगा शायद, है ना। तो यहाँ भी अगेन एक बटन दिया हुआ है। इसके बाद नहीं हुआ कुछ और कोर्स देखो। तो क्या है कि यूजर को पूरा इंटरेक्टिव रखा गया थ्रू आउट जर्नी। नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले कोर्स पर चलते हैं, है ना, समझ गए ना। तो ऐसे बनता है एक पेज, समझ गए। अब तुम पेज पूरा लिखते जा रहे हो, फर रहे उसके अंदर फोटो भी लगा रखे, सब कुछ लगा रखा, लेकिन मैं करूँ क्या इसका पढ़ के, कुछ तो होना चाहिए, अप्लाई नाउ। तो वो हर जगह पर एक एक्शन अवेलेबल है ना। दिस इज कॉल्ड CTA, कॉल टू एक्शन।
ठीक है। तो जब अपना पेज बनाओ तो उसके अंदर भी इन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना होता है कि यूज़र क्या कर रहा है यहाँ पर आने के बाद। क्लियर हो? चलिए, नेक्स्ट क्या है? पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आफ्टर क्लिक। ये वही चीज़ है लो क्वालिटी स्कोर में जो दिक्कत आ रही है। ठीक है कि भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है भाई, तुम कहते हो भाई हमें तुम वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स करो, तुम्हारी खुद की वेबसाइट के लगे पड़े हैं, है ना? तो हाँ, तो पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अगर मिलेगा यूजर को तो वो कन्विंस नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तब भी यूजर क्या होगा, आपको छोड़ के चला जाएगा। यही कारण है कि एड चलाना तो आसान है, लेकिन आरओआई निकालना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बड़ा मुश्किल है ना? चलते हैं आगे, ऑक्शन की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गूगल एड्स ऑक्शन, यानी कि कीवर्ड के ऊपर जब हम लोग एक बोली लगाते हैं भाई इतना हम पे करेंगे, तो हमने कीवर्ड सर्च किया, मेरे अकाउंट से सर्च है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जब मैंने ये लिखा तो यहाँ पर अपग्रेड, इंटेलीपार्ट, यहाँ से आइडली, यहाँ से स्किल शेयर, 4 ऐड हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले ये एड्स आते थे, अब ये स्पॉन्सर बन चुके हैं, अब यहाँ स्पॉन्सर आता है इसकी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के टर्म पर ये देखो पूरा मैच हुआ, तो ये क्या हो गया, ऊपर आ गया। ठीक है, अपग्रेड, मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल कहीं मैच नहीं हुआ इसके अंदर, डिजिटल जो मैच हो रहा है टाइटल में मैच हो रहा है, तो मेरा सेकंड बना। थर्ड मेरा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, एग्जैक्ट मैच नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा डेटा है यहाँ पर। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में स्किल सर्कल और एग्जैक्ट मैच हुआ, यहाँ पर आ रहा है। तो गूगल, आप ध्यान रखना जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो, और अगर वो एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर ट्रेड हो रही है, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, तो आपको एड्स दिखेगा ही दिखेगा। 4 ही ऐड आ सकते हैं, चाहे 4000 लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्रोच किया हो गूगल को, लेकिन जो यहाँ ऐड दिखता है सिर्फ 4 लोगों का ही आता है। ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने ही अप्लाई किया, मैंने बोला 4000 लोगों ने अप्लाई किया होगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए, लेकिन क्वालिफाई सिर्फ 4 लोग करते हैं। ठीक है, 4 से 5 नहीं हो सकते, क्योंकि इसके बाद फिर आता है लोकल एसईओ, यानी कि मैप दिखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके ऑर्गेनिक एसईओ। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ लिखता हूँ google.com और यहाँ मैं लिखता हूँ अरीना, मैं अरीना नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ एनिमेशन इंस्टीट्यूट। मुझे नहीं पता ये लोकेशन कहाँ की ले रहा है आज, नियर मी, सही होगा तो प्रीति, लो वैशाली पकड़ रहा है आज, तो देखो नोएडा की लोकेशन पकड़ रहा है। कहता है स्पॉन्सर में मैक नोएडा, अरीना एनिमेशन इंडिया, हमारा भी पकड़ लिया नोएडा वाला। आफ्ट का आ गया। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, लोकल एसईओ, गूगल माई बिजनेस, जीएमबी। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिक एसईओ, जस्ट डायल, अरीना एनिमेशन, ऑफिशियल वेबसाइट अरीना की, आफ्ट की वेबसाइट है, शिक्षा.com है, फिर अरीना की ऑफिशियल वेबसाइट, फिर मैक नोएडा है, कॉलेज दुनिया है, एनिमेशन बूम है। इस तरह से ये हमारे पास अवेलेबल है। अरीना एनिमेशन इंडिया इसमें कहीं नहीं है, नहीं ना, क्योंकि अरीना एनिमेशन इंडिया इज अ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज जो बनता है वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो अगर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये देखिए अरीना एनिमेशन इंडिया आ रहा है, ये ऐड में तो आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा। देखो मैंने एनिमेशन लिखा, एनिमेशन मैच कर गया इसके अंदर, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर अरीना एनिमेशन इंडिया लिखें सॉरी, तो क्या है कि मल्टी लिंक्स तो यहाँ पर है, लेकिन एक ही पेज है। ऑर्गेनिक में अगर आपको आना है तो मल्टी पेज होने चाहिए, ना कि सिंगल पेज। ठीक है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि 4 लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा जो भ्रम है हमारा, वो आज यहाँ से खत्म होगा। हमें ये गलतफहमी होती है कि जो सबसे ऊपर आता है वो सबसे ज़्यादा रोकड़ा पे करता है। ऐसा नहीं होता। इसको अब जरा क्लियर करते हैं कि एड रैंक मिलती कैसे है। सो बिडिंग, क्वालिटी स्कोर और एड रैंक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एड रैंक
द बेस्ट कंबाइंड सीपीसी बिड मल्टीप्लाई विद क्वालिटी स्कोर गेट द बेस्ट पोजीशन, मतलब 1 2 3 4। सो सीपीसी बिड और क्वालिटी स्कोर एड रैंक आपकी निकल के आएगी इससे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग सिचुएशन समझते हैं कि भाई एडवर्टाइजर वन जो है वो गूगल को ये कहता है कि भाई मैं तुम्हें $2 ही मैक्सिमम पे कर सकता हूँ, इससे ऊपर का मेरा बजट नहीं है। बट एडवर्टाइजर वन की जो वेबसाइट है बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो कितना है 10। तो 2 × 10 कितना हो गया रैंक मेरा 20। इसी तरह से एडवर्टाइजर टू को कहते हैं मैं पहले वाले से डबल दूंगा, लेकिन ये मात खा गया अपने क्वालिटी स्कोर में। ठीक है, तो 4 × 4 इक्वल टू कितना बना। एडवर्टाइजर 3 कहता है कि मैं ऊपर दोनों से ज़्यादा पे करूंगा, लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर और भी खराब है, तो इसका कितना रह गया 12। एडवर्टाइजर नंबर 8 कहता है मैं सबसे ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्कोर बहुत ही बेकार है उसका, तो ये रह गया 8 पर ही। अब सिस्टम क्या है, गूगल कैसे काम करेगा। मैंने बोला था $2 पे करने के लिए, गूगल क्या करेगा, मुझसे $2 भी नहीं लेगा अगर मुझसे बेकार किसी ने काम किया है तो। वो ढूंढेगा मेरे नीचे वाले को, मेरे नीचे वाले का क्वालिटी स्कोर कितना है 4 था, 4 कितना हो गया 16 एड रैंक। तो क्या होगा कि मेरा क्वालिटी स्कोर कितना है 10, तो नीचे वाले का जो एड रैंक है 16 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.01 गूगल का कमीशन इक्वल टू जो मेरी वैल्यू निकल के आई पर क्लिक की वो आई $1.61, यानी कि मैं नंबर 1 पर भी और मैं सबसे कम भी पे कर रहा हूँ। इसी तरह से एडवर्टाइजर 2 जो है उसके नीचे वाले जो कॉम्पिटिटर है उसका जो एड रैंक है वो 12 है और मेरा ऊपर कितना है 4, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.01, तो जो सेकंड वाला बंदा है वो 4 की जगह पर 3.01 पे कर रहा है। मारा कौन गया। तो यानी कि मेरी इस प्रेजेंटेशन में समझ में आया, स्किल सर्कल जो है सबसे ज्यादा पैसा पे कर रहा है। तो नंबर 1 पे जो आता है वो ध्यान रखना कि वो एक तो अपनी डिजाइनिंग की वजह से नंबर 1 है, दूसरा सही बिडिंग की वजह से नंबर 1 है। ये नहीं कि पैसा ज्यादा लगा रहे हैं इसलिए वो टॉप पर आ रहे हैं। क्लियर है, ये बहुत बड़ा लोगों का गलत है, भाई साहब पैसा भरो टॉप में आ जाओ, ऐसा नहीं होता। चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर, कि गूगल किन बेसिस पर आपको क्वालिटी का स्कोर देता है, कि आपकी क्वालिटी स्कोर 10 है, आपका 4 है, आपका 16 है, आपका 12 है ना। तो पहली चीज कि जब कोई मेरे ऐड को क्लिक करेगा और उस ऐड को क्लिक करके जो पेज खुल रहा है कितना रिलेवेंट है, मतलब बंदे ने ढूंढा ग्राफिक डिजाइन तो ग्राफिक डिजाइनिंग ही खुलना चाहिए, ये नहीं कि वेब डिजाइनिंग खोल दिया तुमने उसके लिए। तो ये हुआ ऐड रिलेवेंसी, लैंडिंग पेज रिलेवेंसी, यानी कि ऐड क्या कह रहा है और पेज क्या खुला वो क्या कह रहा है, दोनों मैच होने चाहिए। फिर कहता है लैंडिंग पेज में ट्रांसपेरेंसी। अब ये ट्रांसपेरेंसी से मतलब हमारा पेज में ओपेसिटी या अल्फा नहीं है, मतलब कि कंटेंट कितना क्लियर है, क्या उस पर कहीं तुम घुमा फिरा के तो बात नहीं कर रहे हो, कितनी क्लियर आप बात कर रहे हो वहां पर, वो चीज की बात कर रहे हैं। यानी कि आप टर्म्स एंड कंडीशन में प्ले कर रहे हो उसके अंदर नहीं, तो गूगल कहेगा भाई ऐसे घुमा फिरा के बात मत करो, मेरे विजिटर को मैं और कोई ऐड दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हारे क्यों दिखाऊँ। तो हाइड एंड सीक नहीं होना चाहिए कुछ भी। तीसरा क्या है, ईज ऑफ नेविगेशन, यानी कि नैब बार, या फिर अगर हम लोग पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो मैं कितने अच्छे से डिसीजन ले पा रहा हूँ। प्लस आप विजिटर का टाइम कितना ले रहे हो अपनी साइट के ऊपर, जितना ज्यादा टाइम ले रहे हो इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम, यानी कि पेज के ऊपर विजिटर ऐड देखने के बाद कितनी देर ठहरा, अगर वो आया देखा अरे नहीं अच्छा नहीं चला गया, तो तुम्हें देगा बाउंस रेट, आया और चला गया टप्पा मार के, बाउंस रेट, बाउंस रेट जिसका ज्यादा होगा उसका ऐड कम दिखाई देगा, यानी कि स्कोर उसका कम हो जाएगा। जिसका बाउंस रेट कम होगा, यानी कि रंजीत का एक ऐड था, तुषार ने वो देखा और आके ठहर गया, अरे यार बड़ा अमेजिंग लिखा भाई, और टाइम निकल गया 1 मिनट, जीत गए। ठीक है, अब अरीना के जो पेज है उन्होंने हर पेज कोर्स के ऊपर अपना पूरा प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़ाएंगे, क्या कंटेंट है, क्या प्रोजेक्ट है उसके अंदर, क्या बनाया, क्या जॉब्स मिल रही है, सब कुछ है। तो बंदे को टाइम लगेगा ना पढ़ने में 5-10 मिनट, इसलिए नंबर 1 है। समझ गए। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स इन गूगल एड्स। तो देखो चलो सबसे पहले यहाँ समझेंगे हम लोग कि गूगल ऐड का मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। तो आपको सबसे पहले अपना ads.google.com पर अकाउंट बनाना है, उसके बाद उसमें बनते हैं कैंपेन, कैंपेन के अंदर बनते हैं ऐड ग्रुप, और ऐड ग्रुप के अंदर बनते हैं एड्स। अब मान लो कि मुझे एक ऐड चलाना है, ठीक है, तो कैंपेन को आप ऐसा समझ सकते हो कि ये मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का कैंपेन है, ये मेरा वेब डिजाइनिंग का कैंपेन है,
या कैंपेन को आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, ये कंपनी वन है और ये कंपनी टू है। अब कंपनी वन के अंदर मैं एक ही चीज के लिए दो अलग अलग ऐड चलाऊंगा, ठीक है। फिर मुझे नहीं पता ना कि एंड यूजर को क्या पसंद आएगा। भाई जब तुम एक रेस्टोरेंट खोलोगे, जब तक 10-15 डिशेस नहीं बनाओगे तब तक कैसे चलेगा। भाई मुझे क्या पता है मेरा जो कस्टमर आएगा कि वो क्या ऑर्डर करेगा। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं भाई जो स्पेसिफिक कुछ खाने के लिए निकलते हैं, और जिस रेस्टोरेंट पे गए वहाँ पर वो नहीं बना, चलो भाई चलते हैं यहाँ से, ये नहीं चीज़ नहीं बनी इनके पास। भाई जब मैं खाने ही वो चीज़ आया हूँ तो मैं दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ। तो आप क्या करोगे, चले जाओगे वहाँ से, और अगर आपके पास वो डिश होगी तो आप वहाँ पर रुकोगे। सेम वैसा ही है गूगल एड्स के अंदर भी। गूगल एड्स में गूगल क्या कहते हैं कि भाई अगर आप कोई ऐड चलाना चाह रहे हो तो एक ऐड मत बनाओ, मल्टीपल ऐड बनाओ। मुझे नहीं पता ना कि एंड यूजर किस लाइन को देखकर ऐड पर क्लिक करेगा या किस कंटेंट को देख के डिसीजन लेगा। तो इसीलिए हम लोग एक ऐड के अंदर दो ग्रुप बनाते हो और एक एक के अंदर दो दो ऐड बनाते हैं। अभी दो ऐड बनाने का फंडा क्या है, प्लान ए और प्लान बी। हो सकता है मेरा ऐड जो मैंने बनाया अपनी तरफ से, क्योंकि एक डिजाइनर का अपना हमेशा वो रहता है ना कि ये मेरा बेस्ट है। तुम्हारा बेस्ट है, एंड यूजर के लिए बेस्ट थोड़ी ना। तो गूगल कहता है अगर पहला नहीं चला तो मैं दूसरा डालूंगा, और मैं कंपेयर करूंगा दोनों में से यूजर किस पे ज्यादा इंटरेक्ट हो रहा है। तो जो ज्यादा इंगेज करेगा उसको मैं लाइव रखूंगा, दूसरे वाले का जो विनिंग ऐड होगा वो लाइव, जो लूजिंग ऐड होगा उसको हटाओ, और पहले वाले के कंपटीशन में फिर से एक नया लॉन्च करो। तो जितना ऐड चलता रहेगा जिंदगी भर, पहले वाले ऐड को हराने के लिए आप नया ऐड लॉन्च करते रहोगे हमेशा। मुझे नहीं पता ना, देखो एक चीज ध्यान रखना, पहली बार कोई चीज अच्छी लगती है, ठीक है, दूसरी बार भी वो अच्छी लग सकती है, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा ना। धीरे धीरे क्या होता है वो इंटरेस्ट खत्म होते जाता है, फिर वो मोनोटोनस सी हो जाती है, चीजें बोर होने लग जाता है उससे। तो जब तक कुछ नया नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक आप देखो कैसे। जब जैसे एक टीवी के ऊपर एक चैनल है सेट मैक्स, उस पर एक फेमस मूवी है सूर्यवंशम, हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो वो आती होगी। तो सेटमैक्स फेमस हो गया मार्केट के अंदर सूर्यवंशम के नाम से, क्योंकि उस पर तो हमेशा सूर्यवंशम चलती रहती है जब भी चला लो, ठीक है। तो भाई पहली बार देखोगे ठीक है, दूसरी बार चलो ठीक है ना। अब ये छोड़ने की मैं जब भी टीवी चलाऊं सूर्यवंशम ही आ रही तो क्या देखोगे, बोर हो जाओगे ना। सोचो एक जमाने में दूरदर्शन नाम का एक चैनल होता था। अब उन्होंने उस टाइम में लोगों को इंगेजिंग कैसे रखा। जब दूरदर्शन का टाइम होता था, देखो जब तक किसी को कोई चीज बहुत लिमिट में मिलेगी तो बंदा बोर नहीं होगा, चाहे कुछ भी आ रहा हो उसको देख लेता है। तो वो टाइम सेट था कि सुबह इतनी देर टीवी चलेगा, फिर दोपहर में थोड़ा सा देर, और शाम को फिर 4-5 बजे से टीवी स्टार्ट होता था। उससे फायदा क्या हुआ कि लोग अपने फ्री टाइम में अपने सारे काम खत्म कर लिया करते थे, और उस पर्टिकुलर टाइम पर फ्री होते थे टीवी को एंजॉय करने के लिए। फिर आया डीडी मेट्रो। डीडी मेट्रो ने क्या करा, भाई साहब तुम कभी भी आओ, हम 24/7 लाइव, ठीक है, जिसने लोगों का काम करने का पैटर्न बिगाड़ना स्टार्ट किया। उसके बाद आए केबल टीवी, 24/7, ये एपिसोड निकलेगा रात को दोबारा देखो, फिर निकल कर रात को 2 बजे देखो, वो चलता ही रहता है 24 घंटे। वो हर वक्त रिपीट टेलीकास्ट उसका मिलेगा आपको, प्रोग्राम अभी खत्म हुआ फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या है कि बंदा फ्री ही नहीं हो रहा है, और इन सब चीज़ों के ऊपर ले दे के आ गया ओटीटी, और इसके साथ साथ चल रहा है सोशल मीडिया, जिसने सबकी ज़िंदगी खराब कर दी, बिल्कुल ले दे के। आज के डेट में हर फ्री बंदा जो है बिजी है बिकॉज ऑफ इस दिस बिहेवियर, क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं है ना। तो पहले जो टीवी का चार्म था एक टाइम तक, जहाँ पर वो लिमिटेड अमाउंट में मिलता था, लोग देखते थे। जैसे संडे लोग सुबह सुबह जल्दी उठा करते, अब संडे लोग लेट उठते हैं। पहले के टाइम में संडे में लोग सुबह और जल्दी उठते थे कि भाई 7 बजे जो है चित्रहार आएगा, गाने लिमिटेड टाइम के लिए आधे घंटे के लिए आता था, तो गाने लिमिटेड टाइम के लिए सुनने के लिए मिलेंगे। उसके बाद घर में छोटे बच्चे होते थे उनके लिए मोगली आता था, जंगल बुक, ठीक है। उसके बाद सब खत्म, फिर कुछ नहीं। फिर शाम के 4 बजे पिक्चर लगाई जाती थी दूरदर्शन तरफ से कि चलो ये पिक्चर आएगी, और वो रात को 9 बजे के आसपास टीवी अपना बंद, ताकि सब लोग टाइम से अपना सोए, फिर अपना टाइम से उठे। तो जब तक गवर्नमेंट के अंडर में चीज़ें रही तो बड़े डिसिप्लिन वे में रही, ठीक है। न्यूज़ बड़ी जेन्युइन आया करती थी, ये नहीं कि भाई सब चप्पल चोरी हो गया, भैंस चोरी हो गई, उसकी न्यूज़ बन रही है, तो ये सब न्यूज़ नहीं हुआ करती थी, बड़ी तरीके वाली न्यूज़ हुआ करती थी। भाई सीधी सी बात है, अगर 24 घंटे आप लाइव रहोगे कुछ तो दिखाओगे ना, नहीं तो लोग क्या देखेंगे कि भाई इनके पास तो कुछ है ही नहीं।
तो कुछ भी मिल रही है, ये हुआ वो हुआ, छोटी हो बड़ी हो, हर तरह की न्यूज़। तो ये चीज़, तो इसी चक्कर में गूगल ये कहता है कि भाई बंदा जो है वो इंगेजिंग रहे, या आपका ऐड हमेशा विनिंग उसमें रहे कंडीशन में, तो आप एक मत बनाओ, ऑप्शन दो। अब दूसरे तरीके से समझते हैं भाई, आप किसी शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हो जाने की, फ्रेंड की हो सकती है, घर में किसी रिलेटिव की हो सकती है, आपको कपड़े खरीदने हैं, ठीक है। तो खैर हम बॉयज़ का डिसीजन मेकिंग सिस्टम बड़ा फास्ट होता है, मतलब तीन चार ऑप्शन देखेंगे डन हो जाएगा, है ना। लेकिन अब मैं कहूँ कि भाई आप शॉप पर जाते हो, आपको एक ही ऑप्शन दिखाता है, तो मैं कहता हूँ कि शायद 20% लोग होंगे, शायद, नॉट श्योर, शायद 20% लोग होंगे जो एक में ही कन्विंस हो जाए, 80% लोग नहीं होंगे। बट बीइंग अ शॉपकीपर, मेरा वो टारगेट क्या होगा, एम क्या होगा कि जो भी आए मेरी दुकान पर वो कुछ तो लेके जाए, चाहे वो 2000 की जीन्स ले, चाहे 1500 की ले, चाहे 1000 की ले, चाहे 500 की ले, जिसका जैसा बजट। अगर उसकी शॉप पर कोई बंदा है यानी कि इंटरेस्टेड था, लेकिन वो चीज़ ना मिलने की वजह से लौट के चला गया, तो लॉस है ना। कि भाई दुकान अगर मैं खोल के बैठा हूँ, तो खोल के जब बैठोगे लाइट भी ऑन करोगे तो एक रनिंग कॉस्ट है ना, ठीक है। अब ग्राहक आया, गर्मी का टाइम है, पानी भी पिएगा, सारी चीज़ होंगी, लेकिन लेके कुछ नहीं गया, पसंद नहीं आया भाई साहब, ये मेरे बजट से बाहर है, तो रेंज भी सारी रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए गूगल ऐड के अंदर भी हम लोग मल्टीपल चीज़ें बनाए, ताकि ऑप्शंस होंगे तो गूगल ये चेक कर पाएगा अलग अलग ऐड डाल के कि भाई किस पर लोग कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। जिस पर रिएक्शन अच्छा होगा वही सबसे लंबा चलेगा, जिस पर रिएक्शन कम होगा आपको खुद पता चल जाएगा इसके कितने लोगों ने देखा ऐड को, इसको कितने ज़्यादा लोगों ने देखा, जिसको कम देखा उसको बंद करो, और पहले वाला जो ज़्यादा अच्छा चल रहा है उससे भी एक अच्छा ऐड बना के फिर से लगाओ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो, ठीक है। तो इस तरह से ऐड ग्रुप बनते, तो मल्टीपल एड्स बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कीवर्ड, कि गूगल कीवर्ड को समझता कैसे है। कीवर्ड क्या है, पेयर ऑफ लेटर्स। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे मैच टाइप, स्पेशल सिंबल, एग्जाम्पल कीवर्ड, एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट, एंड एग्जाम्पल ऑफ सर्चेज। तो पहला क्या था, मैंने एक बात की थी आपसे, ब्रॉड मैच। भाई कीवर्ड जितना ब्रॉड होगा उतनी ज़्यादा आपके फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे, पढ़ा था ना अभी हमने कि फेल क्यों हो जाता है। तो ब्रॉड मैच में कोई भी सिंबल हम लोग यूज़ नहीं करते, हमने लिखा वुमेन्स हेड। अब ये क्या करेगा, इंक्लूडिंग मिस स्पेलिंग्स, अगर कोई गलत स्पेलिंग लिखेगा तो भी आपका ऐड आ जाएगा। सिनोनियम्स, हैट का कुछ और अगर होगा या वुमेन का सिनोनियम कुछ और हो, जैसे कि लेडीज, तो भी आपका ऐड आ जाएगा। रिलेटेड सर्चेस एंड अदर रिलेवेंट वेरिएशन, तो मान लो अगर किसी का बाय लेडीज हैट, तो वुमेन हैट जो आपका कीवर्ड है आपका ऐड दिख गया उसी तरह को, ठीक है। फिर क्या था, ब्रॉड मैच मॉडिफायर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कीवर्ड जो भी हम लोग बना रहे हैं उसका आगे प्लस लगाते हैं, जैसे प्लस वुमेन प्लस हैट्स। अब क्या होगा, वुमेन और हैट का सिनोनियम नहीं हो सकता, लेकिन कीवर्ड आगे पीछे हो सकता है। मतलब कंटेन द मॉडिफाइड टर्म और क्लोजर वेरिएशन बट नॉट सिनोनियम्स इन एनी ऑर्डर। तो देख लो हैट्स वुमेन्स, तो आप देखो हैट्स फॉर वुमेन, है ना, लेकिन इस बार लेडीज नहीं हुआ, क्लियर। फिर आता है फ्रेज मैच, यानी कि कीवर्ड डबल कोट में हमने लिखा वुमेन्स हैट आर अ फ्रेज एंड क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट फ्रेज, यानी कि वुमेन हैट अब एक साथ ही रहेगा, आगे पीछे उसके जो मर्जी लगा लो। हमने लिखा बाय वुमेन्स हैट, तो ये आपका ऐड दिखाई देगा। चौथा क्या है, एग्जैक्ट मैच, यानी कि इसको आप मेन ब्रैकेट में डालोगे वुमेन्स हैट। अब अगर किसी ने वुमेन्स हैट ही लिख के सर्च किया तभी आपका ऐड दिखाई देगा, आगे पीछे बाय बाय कुछ लिखने से नहीं आएगा आपका ऐड। तो ये चार टर्म है जिसके बेसिस पर हम लोग अपने कीवर्ड को डिफाइन करते हैं। तो जब मैं अपना ऐड बनाने जाऊँ तो मेरे लिए कौन सी अप्रोच सबसे बढ़िया है, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। तो पहले 15 से 20 दिन आप चलाओ ब्रॉड मैच के ऊपर, पहले एंड यूजर को तो जानो, और तुम खुदा थोड़ी रहोगे भाई साहब कि तुम्हें सब पता है भाई यही होगा। तो पहले एंड यूजर को पहचानना है 1 महीने, फिर उसमें से फिल्टर करो कि कौन सा कीवर्ड ऐसा जो सबसे ज्यादा बार हिट हुआ है। जब वो मुझे पता लग गया तो उसको ब्रॉड मैच पर लेके आओ, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोई उसका सिनोनियम एंटोनियम वहां पर ट्राई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके कीवर्ड को रिफाइन करके एग्जैक्ट मैच तक लेके जाया जाता है। अगर तुमने डे 1 पे लिख दिया एग्जैक्ट मैच, ये लिखो यही आएगा तभी चलेगा, तो फिर तुम ही चलाओगे इसको, किसी और को नहीं पता होगा, ठीक है। तो जब आप गूगल में लिखते हो ना कि भाई एनिमेशन इंस्टीट्यूट,
तो वहाँ पर एनिमेशन पर अरीना भी आता है, मैक भी आता है, आफ्टर भी आता है, सब आते हैं। समझ गए ना? तो वो क्या है, ब्रॉड मैच। ठीक है, इस तरह से। चलिए, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? इम्प्रूव्ड, ये करते हैं आपके CTR, इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट, इम्प्रूव्ड क्वालिटी स्कोर, मतलब ब्रॉड मैच। ठीक है, नेगेटिव। गूगल एड्स एंड पावर ऑफ सर्च। तो पहली चीज कि गूगल को कोई भी बंदा अगर अपने फोन में या कंप्यूटर में चला रहा है तो टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं चला रहा है। यानी कि मेरा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जिसके लिए मुझे गूगल को खोलना पड़ रहा है। People go to Google when they want something like information, service, product, entertainment, and etc. Search volume of a particular keyword remains consistent over the time and can increase in some cases. Google gets 3.5 billion searches per day. इतनी सर्चेस कमिट होती हैं डेली गूगल के ऊपर। यू आर मीटिंग योर कस्टमर हाफ द वे। अगर आप एसईओ से जाओगे बहुत लंबा टाइम लगेगा, गूगल एड्स से जाओगे बहुत इजीली हो सकता है पहले दिन से आप लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दो। कन्वर्जन्स एंड क्वालिटी इज हायर इन गूगल एड्स। इंटेंट इज क्लियर सो दैट इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स डजंट मैटर। हमें देखो, गूगल के जो ऐड होते हैं वो इंटरेस्ट पर या डेमोग्राफिक पर बेस्ड नहीं होते। गूगल का ऐड चलता है नीड के ऊपर। आपकी नीड है तो उसके ऊपर ही आपको ऐड दिखता है। सोशल मीडिया जो चलता है वो चलता है आपका इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक के ऊपर। ठीक है, कि भाई लोग अगर कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चलो किसी कॉस्मेटिक का ऐड डाल देते हैं। ठीक है, अब जिस तरह का वो कॉस्मेटिक के वीडियो में कंटेंट देख रहे हैं तो उससे उन्हें ये पता लग जाता है एल्गोरिथम के थ्रू कि भाई बंदे की एज क्या होगी, तो उसी एज ग्रुप का प्रोडक्ट का ऐड आपके पास आएगा। तो डेमोग्राफिक मतलब आपकी ऑडियंस मेल फीमेल या फिर किस एज ग्रुप के लोग हैं, दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक। ठीक है, जियोग्राफिक मीन्स हम कहाँ चला रहे हैं, प्रीत विहार, आनंद विहार, दिलशाद गार्डन, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक। एवरी गूगल एड्स कैंपेन इज एन असेट and over the time it will give you better conversion and Google ads gives you idea about SEO। क्योंकि जब आप Google एड चलाओगे तो कीवर्ड्स में लोग ढूंढ रहे होंगे आपको, तो कीवर्ड आप फिर अपने कंटेंट में लगा सकते हो। तो क्या होगा, कल को उन कीवर्ड के लिए आपको पे नहीं करना, किसी और नए कीवर्ड पे काम करो, क्योंकि जो कीवर्ड वो लिखेंगे वहां पर आपका पेज आ जाएगा उठ के। तो गूगल एड जब चलाओ तो कहते हैं कहावत है, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो भी आपकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। अगर वेबसाइट नहीं तब भी गूगल ऐड चल सकता है, लेकिन उस कंडीशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ऐड दिखा और आप कोई फॉर्म भरवाना चाह रहे हो तो गूगल ऐड डायरेक्ट अपने अंदर भी फॉर्म भरने का ऑप्शन देता है। बट क्या हो कि ऐड को क्लिक करके बंदा आपकी वेबसाइट पर लैंड हो, लैंड करने के बाद वो वहां पर फॉर्म फिल करे। इससे क्या होगा, आपकी जिस एक चीज को वो ढूंढ रहा था हो सकता है 10 चीजें आप बेचते हो, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टोर डॉट जीना सीखो। ठीक है, तो देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह पर इनका काफ़ी ऐड आता है। ठीक है, इनके वीडियोस आते रहते हैं मोटिवेशनल। तो ये अपना एक हॉस्पिटल पूरा रन करते हैं बाकायदा, और काफ़ी बड़े बड़े लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने आज अपनी एक इतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू बना ली कि इन्होंने अपना एक स्टोर लॉन्च कर दिया ऑनलाइन, और ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं आज की डेट में आयुर्वेदिक के अंदर। तो ये प्रोडक्ट खरीदो, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो, आपको हेल्थ में हर एक चीज़ में बेनिफिट मिलेगा। तो देखो, बंदे ने हर प्रोडक्ट के साथ अपनी फ़ोटो लगाई हुई है। क्यों लगाई हुई है? क्योंकि ब्रांड वैल्यू बन रही है ना इससे। भाई लोग सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह ऐसे बंदे को देख रहे हैं। तो आज की डेट में इनके पैन इंडिया हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप बस अपना पिन कोड बताइए। ठीक है, और ये आपको बता देंगे जी नियर बाई कहाँ पड़ता है। तो देख रहे हो 1.72 किलोमीटर का डिस्टेंस पर शुद्धि आयुर्वेदा पंचकर्मा क्लिनिक, ये आपका कुंदन नगर लक्ष्मी नगर में पड़ता है। समझ रहे ना? तो इस तरह से तो हिम्स ये इनकी मेन वेबसाइट है।
तो आपने देखा होगा, ये इस बंदे की भी सबसे ज़्यादा वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसने पीएचडी किया है सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ के अंदर। ठीक है, इसने बिना किसी दवाई के लोगों को डायबिटीज़ कंट्रोल करना बता दिया कि कैसे कर सकते हो, जस्ट अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करके। ये कहता है कि जो एलोपैथी के अंदर